नमस्कार मित्रों, आप सभी का वेलकम है। मैं रंजीत सिंह रजवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस अध्याय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आपका वैकल्पिक विषय या ऑप्शनल विषय कैसा होना चाहिए और किस विषय को आप चुनें। चलिए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस अध्याय में आप लास्ट तक बने रहिए। हाउ टू चूज ऑप्शनल। हमारा ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय कैसा हो। हमारा ऑप्शनल विषय हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपको एक कंफर्ट जोन में रखे, जो आपको एक सेफ जोन में रखे, जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। तो उन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सभी को पता है, अगर हम बात करें यूपीएससी मेंस के बारे में, तो मेंस में आपके जो 4 जीएस के पेपर होते हैं, जो जीएस के पेपर होंगे वो सभी के लिए कॉमन होते हैं। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपके पास चाहे ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग रहा हो, आपके पास डॉक्टरिंग रहा हो, आपने डॉक्टर से ग्रेजुएशन किया हो, एमबीबीएस किया हो, या आपका हिस्ट्री पॉलिटी कुछ भी रहा हो, वॉट एवर। अगर हम बात करें जीएस के, ये 4 पेपर्स आपके पास कॉमन रहेंगे। यहाँ पर सभी का स्कोर एक जैसा होता है। अगर हम बात करें ऐसे, तो ऐसे भी लगभग सभी का कॉमन होता है। और सभी का कॉमन होता है उसमें भी मतलब ये नहीं कि भाई अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं या आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आप वहाँ बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ऑन ऑन एवरेज सभी का एक जैसा स्कोर होता है। अब बात आती है आपके ऑप्शनल की, आपके वैकल्पिक विषय की। वैकल्पिक विषय एक ऐसा विषय है जो आपका 500 मार्क्स का होता है। और अगर आपकी इस विषय पर अच्छी कमांड है, अच्छी पकड़ है, तो ये विषय आपको एक बहुत बड़ी लीड दिलाता है यूपीएससी के एग्जाम में। और मान लीजिए अगर आपके इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है, तो आप इस सब्जेक्ट के बिहाफ पर अपनी रैंक को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें ऑप्शनल या इन सारे विषय को लेकर, आप जनरल लाइफ में देखिए। हमारी जनरल लाइफ में, हमारी फैमिली में, भाई जो आपके फादर हैं, मदर हैं, आपके आपकी मदर हैं, फिर आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, ये सब तो सेम ही होते हैं। ठीक है भाई, किसी की बहन माँ बाप ये तो परिवर्तित नहीं होगा। तो जो माँ बाप भाई बहन है, ये मान लीजिए आपके जीएस के चारों पेपर, ये आपकी एक फैमिली हो गई। लेकिन हम उम्र के एक उस पड़ाव पर जाते हैं जहां हम लोगों को अपना जीवन साथी चुनना पड़ता है। और जब हम जीवन साथी का चुनाव करते हैं, उसका चयन करते हैं, तो वहां पर हम बहुत सारे पैरामीटर को ध्यान में रखते हैं कि हमारा जीवन साथी कैसा होना चाहिए। और ऑप्शनल जो विषय है हमारा, जो वैकल्पिक विषय है, वो भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक जीवन साथी है। जब हम किसी भी लड़की से या किसी भी लड़के से आप मीटिंग करते हो, तो आपके मन में चल रहा होता है कि आपका साथी बिल्कुल आपके कॉम्पिट मतलब आपके अकॉर्डिंग हो, सुंदर हो, ठीक है, ये चीज़ें करता हो, एजुकेटेड हो। तो वही चीज़ें हम अपने ऑप्शनल विषय को चुनते हुए ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए, आपकी रुचि का होना चाहिए। पता चला आपने आपने अपने किसी साथी के कहने पर, या आपने अपने किसी फ्रेंड के कहने पर, किसी दोस्त के कहने पर आपने ऐसा सब्जेक्ट चुन लिया जो आपके उस दोस्त ने चुना है। ठीक है, आप कोचिंग गए, कोचिंग जाने के बाद या किसी भी पर्टिकुलर यूट्यूब पर किसी फैकल्टी का लेक्चर देखा, और वो फैकल्टी आपको पसंद है, या आपकी वो फ्रेंड या वो दोस्त आपका पसंद है, और उसने कहा जी मैं तो मैथमेटिक्स लूंगा, मैथमेटिक्स सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, और आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता, आपको जोड़ना घटाना भी नहीं आता, और आपने अपना ऑप्शनल चूज कर दिया, और आपने 3-4 साल उसी में खराब कर दिए। बाद में आपको रियलाइज हुआ यार पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा बेटर था मेरे लिए, या मेरे लिए हिस्ट्री ज़्यादा बेटर था। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो रुचिकर हो, जिसमें आपका मन लगे। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आपके ग्रेजुएशन में कैसा रहा हो वो सब्जेक्ट। क्लियर? तो इंटरेस्ट होना चाहिए आपका। सेकंड, आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का ट्रेंड एनालिसिस कीजिए कि भाई यूपीएससी के जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं,
यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं वो किस सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं, या अभी प्रेजेंट में क्या ट्रेंड चल रहा है कि अगर हम हिस्ट्री लेंगे तो हिस्ट्री के जो हिस्ट्री का जो क्वालिफाइंग रेशियो वो कितना है, ज्योग्राफी का कितना है, पॉलिटिकल साइंस का कितना है, पब्लिक एड का कितना है। तो ये ट्रेड एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा। पता चला मान लीजिए मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल चूज कर दिया, मुझे लगा मेरे ग्रेजुएशन में भी था और मैं सिविल इंजीनियरिंग में एक अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। ठीक है, फिर देखा जब मैंने ट्रेड एनालिसिस की, भाई सिविल इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट थे जिन्होंने ऑप्शनल चूज किया था वो तो 4-5 ही थे प्रीवियस ईयर में। तो कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी भी हो जाती है, मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है कि सिविल इंजीनियरिंग की मुझे बेस्ट फैकल्टी नहीं मिलेंगे, बेस्ट रिसोर्सेस ही नहीं मिलेंगे। ले तो लिया मैंने सिविल इंजीनियरिंग, मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था, रिसोर्सेज तो है नहीं मार्केट में उसके, कोई अच्छा फैकल्टी नहीं है, कोई अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी। और ये इन सारी चीज़ों से क्या निकल के आएगा, इन सारी चीज़ों से निकल के आएगा उसका स्कोर, स्कोरिंग होना चाहिए, साइज। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ऑप्शनल विषय को जब हम चूज करें तो चूज करते हुए उसके साइज का ध्यान रखें। पता चले कि उसका साइज बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, उसका साइज बहुत ज़्यादा ब्रॉड होने की वजह से आपको 2 साल या 1 साल पूरा ऑप्शनल को ही तैयार करने में लग गया। और आपने 1 साल तक लगातार ऑप्शनल पढ़ा और जब प्रीलिम्स का एग्जाम आया आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा, पीटी के लिए पढ़ा, जीएस के जो 4 पेपर थे वो आपसे स्किप हो गए। ऑप्शनल में आपके 500 में से 300 प्लस स्कोर हो भी गया, लेकिन जीएस के जो पेपर थे वहाँ आप स्कोर कर ही नहीं पाए। तो फिर क्या होगा, यूपीएससी की जर्नी तो आपकी यहीं स्टॉप हो जाएगी। आपने जो लवासना जाने का सपना देखा था वो सपना तो आपका अधूरा रह गया। ठीक है, और ये एक ऐसा सपना है, इस सपने को पूरा करने के लिए हम लोगों को हर पैरामीटर पर खरा उतरना पड़ता है। तो आपको साइज भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा ऑप्शनल विद इन 6 मंथ, 6 मंथ में ये कह सकते हो 6-7 महीने, 1-2 महीना ऊपर नीचे लग जाए, वो साइज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर कॉन्सेप्चुअल, ऑप्शनल आपका कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए जिसमें कॉन्सेप्ट हो। आज के समय में यूपीएससी रटा रटाया जो मटेरियल मिल जाता है वो नहीं मांगती। उसके जो एस्पायरेंट हैं या वो जो सिविल सर्वेंट आपके आज के समय में सेलेक्ट हो रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल होने चाहिए। और इसी का सबसे बड़ा आपने एक एस्पेक्ट देखा होगा कि आज के समय में लगभग 40-50% टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट आ रहे हैं। और वो टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट आने का बड़ा रीजन क्या है, वो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट से चीज़ों को पढ़ते हैं और कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो आपका सब्जेक्ट भी कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए जिसे बार बार रटना ना पड़े। अगर आपने 1-2 बार उसे मेमोराइज किया तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। फिर मटेरियल, ये बहुत बड़ी बात है भाई। अगर आज की हम बात करें तो मटेरियल की जो उपलब्धता है वो बहुत ज़रूरी है। विषय लिया आपने उर्दू लिटरेचर, अब उसका मटेरियल नहीं है। आपकी उर्दू में पकड़ तो बहुत अच्छी है लेकिन उसका मटेरियल ही नहीं मिल पा रहा आपको। या फिर आपने क्या लिया, आपने मैथिली लिटरेचर ले लिया, एक लैंग्वेज ले लिया आपने, उसका कहीं भी आपको मटेरियल नहीं मिला, कोई फैकल्टी नहीं मिला, कोई सोर्सेस नहीं मिले, तो क्या फ़ायदा। मटेरियल अवेलेबल हो ऐसा होना चाहिए। फिर रेलेवेंट टू जीएस पेपर्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को तो ले लेते हैं लेकिन वो अपने जीएस के मेंस पेपर को उस चीज़ से रेलेवेंट नहीं कर पाते हैं, लिंकअप नहीं कर पाते हैं। विषय ऐसा होना चाहिए आपका जो आपके पीटी में भी आए, जो आपके जीएस के पेपर्स में भी आए और कहीं ना कहीं आपको साक्षात्कार या इंटरव्यू में भी हेल्प करे। तो ये सारे पैरामीटर आपको एक जीवन संगनी की तरह अपने माइंड में रखने पड़ेंगे और उसके बाद आप ऑप्शनल को चूज करें। अब ऑप्शनल कुछ भी हो सकता है आपका, लेकिन हम बात करेंगे कि हम लोगों को ज्योग्राफी क्यों लें या ज्योग्राफी को कैसे चूज करें, क्या रीजन है ज्योग्राफी को चूज करने के या क्या कारण हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम एनालिसिस करेंगे अगली स्लाइड में। वाई ज्योग्राफी इज मोस्ट चूजन ऑप्शनल, मतलब जो ज्योग्राफी है या जो भूगोल है आपका सबसे ज़्यादा ऑप्शनल विषय के तौर पर चूज होने वाला सब्जेक्ट क्यों है। इसके पीछे क्या ऐसे रीजंस हैं कि अधिकांश यूपीएससी के जो कैंडिडेट हैं जो मेंस में बैठते हैं वो ज्योग्राफी को चूज करते हैं। चलिए इसका मैं एक छोटा सा ट्रेड एनालिसिस बता दूं। अगर हम लास्ट ईयर देखते हैं, लास्ट ईयर आपका 21, 20, 19, 18 का, तो आउट ऑफ 1000 एक हम एवरेज ले लेते हैं 1000, 1000 में से आपके 150 प्लस जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उन लोगों का ऑप्शनल या उनका वैकल्पिक भारत ज्योग्राफी होता है, भूगोल होता है। ठीक है, अब ज्योग्राफी चूज करने का रीजन क्या है,
या इसका सिलेक्शन रेशियो इतना हाई क्यों है, वो सारे पैरामीटर, वो सारे बिंदुओं पर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। चलिए, पहला पॉइंट, स्कोरिंग। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ज्योग्राफी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मोस्टली ये देखा गया है कि 250 प्लस इस विषय में, इस सब्जेक्ट में आसानी से बच्चे गेन कर लेते हैं। रीजन क्या है इसका? इसके अगर हम रीजन की बात करें तो यहाँ पर आपका फ्लो चार्ट का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरे विषय के कंपैरिजन में, अगर हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ फ्लो चार्ट आपका पॉसिबल नहीं हो पाता है। पॉसिबल तो हो सकता है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं बनेगा। यहाँ पर आप मैपिंग कर सकते हो। ये आपका एक एडिशनल पॉइंट है जिसके आधार पर एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो वो आपको मैपिंग के आधार पर एक अच्छा स्कोर प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके, फ्लो चार्ट, मैपिंग। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसमें रटना नहीं है, ये बस केवल अंडरस्टैंड करना है। इसमें कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो आप 6 क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्रिसिपिटेशन, वर्षा। वर्षा कैसे होती है 6 क्लास में पढ़ा आपने, 9 क्लास में भी पढ़ा, ठीक है, 10 क्लास में भी आपने पढ़ा, और वहाँ आप ऑप्शनल में भी पढ़ रहे हो कि व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन। ठीक है, वर्षा के प्रकार क्या है, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, बादल कैसे बनते हैं, या हाउ टू फॉर्म क्लाउड्स। ठीक है, ओस कैसे गिरती है, नदियाँ जो फ्लो करती हैं, फ्लो करते हुए वो किस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, या वो अपने साथ किस किस मटेरियल को ले जाती हैं। ये सारी चीज़ें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। माउंटेन्स, हिमालय, ये सारी चीज़ें आपने बचपन से पढ़ी हैं, तो इससे इजी टू अंडरस्टैंड, समझना भी बहुत आसान है। और बाकी ये आपका कॉन्सेप्चुअल है, तो ये एक एडिशनल पॉइंट है। दूसरा, अगर हम पॉइंट बात करें, साइंटिफिक सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है आपका? साइंटिफिक सब्जेक्ट है, वैज्ञानिक विषय है। अगर मौजूदा परिदृश्य को देखा जाए तो यूपीएससी की डिमांड क्या है कि बच्चा आपका साइंटिफिक होना चाहिए, बच्चा आपका वैज्ञानिक थॉट रखता हो, वैज्ञानिक मनोवृत्ति हो उसकी। क्योंकि मौजूदा परिदृश्य में ये देखा जाता है कि एक जो सिविल सर्वेंट होता है वो लोगों को कैसे टैकल करे, वो लोगों की जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, या लोगों के जो इशू हैं, उन्हें साइंटिफिक तरीके से या वैज्ञानिक तरीके से कैसे रिजॉल्व करे। और ये वो विषय है जो कहीं ना कहीं किसी भी सिविल सर्वेंट को साइंटिफिक तरीके से सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का प्रयास करता है। मान लीजिए, अगर आप एक आईएएस हैं, आप एक सिविल सर्वेंट हैं, आप यूपी या बिहार के रहने वाले हैं, यूपी या बिहार के रहने वाले हैं, और आपको कार्डर भी यूपी या बिहार का अलॉट हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि यूपी और बिहार आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में है, सब ट्रॉपिकल रीजन में है, तो यहाँ पर गेहूं और चावल की फसल आपकी बहुतायत में होती है। ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल में होने की वजह से यहाँ के जो लोग होंगे कहीं ना कहीं वो कृषि के तौर पर या एग्रीकल्चर के तौर पर प्रॉस्पर होंगे एज कम्पेयर टू साउथ इंडियंस। अगर वो प्रॉस्पर होंगे तो प्रॉस्पर होने के बाद जाहिर सी बात है, जहाँ ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होती है, जहाँ ज़्यादा समृद्धि होती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ उनके झगड़े भी ज़्यादा होते हैं, पैसा ज़्यादा होगा, झगड़ा ज़्यादा होगा। तो फिर आपकी एक थॉट प्रोसेस बन जाएगा कि भाई यहाँ झगड़ा ज़्यादा है। झगड़ा क्या है? क्योंकि इन लोगों के पास खेती वगैरह ज़्यादा होती है, प्रॉस्पर है, उपजाऊ ज़मीन है, एलुवियल सॉइल है वहाँ की। तो ये सारी थॉट प्रोसेस कहाँ से आई आपके माइंड में? ये सारी थॉट प्रोसेस आई किससे? ज्योग्राफी से, क्योंकि ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। थर्ड वन, वन ऑफ द हाईएस्ट सिलेक्शन। जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि आउट ऑफ 1000 हम एक एवरेज ले लेते हैं, 1000 में से लगभग 150 प्लस स्टूडेंट जो सिलेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो ऑप्शनल होता है वो ज्योग्राफी होता है। क्यों होता है समझिए आप। अगर हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो यहाँ केवल 500 की बात नहीं है, यहाँ केवल 500 नंबर की बात नहीं है। ये जो आपके 500 मार्क्स है, ये आपके 800 मार्क्स मानिए आप। और ये जो 800 मार्क्स हैं आपके, ये कहाँ से हैं आपके? 2025 में से 800 नंबर आपके यहाँ निर्भर कर रहे हैं। कैसे निर्भर कर रहे हैं? अगर हम मान लेते हैं प्रीलिम्स को, यहाँ नीचे मैंने पॉइंट भी लिया है। प्रीलिम्स में हर बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज्योग्राफी से लगभग आपके 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका पीटी में है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके? 12 से 15। फिर ज्योग्राफी का ही एक पोर्शन है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंट में भी आपका लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं हर बार। कुल मिलाकर आप कह लीजिए 32।
मतलब 30 के आसपास क्वेश्चन आपके कहाँ से आ रहे हैं, ज्योग्राफी से, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैं। इसमें करंट इश्यूज पे बेस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इनका वेटेज देखिए आप, वेटेज कितना है इनका, 60 मार्क्स। और यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखिए आप, प्रीवियस जो फ्यू ईयर्स हैं उनका अगर आप कट ऑफ चेक करेंगे, 90 से ऊपर नहीं जा रहा है, 90 तक जा रहा है। और जहां केवल 60 मार्क्स आपको एक सब्जेक्ट दिला रहा है, जहां 60 मार्क्स केवल एक सब्जेक्ट से आपको मिल रहे हैं, तो आप इसका वेटेज देखिए कितना बड़ा वेटेज है। ठीक है, तो पीटी जो कि आपका सबसे हार्डिंग वाला प्रॉब्लम होता है, जो सबसे मुश्किल भरा टास्क होता है, उस टास्क को क्रैक करने में भी सबसे ज़्यादा हेल्प क्या कर रहा है, आपका ज्योग्राफी कर रहा है। ये तो क्लियर हो गया होगा। अगर आपका प्री में भी आपने ज्योग्राफी का कमांड किया, और ऑप्शन तो जाहिर सी बात है ही आपके पास। चलिए नेक्स्ट, नॉट मच थिंकर्स थ्योरीज कॉन्सेप्ट। किसी भी ऑप्शनल को आप उठा लीजिए, हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस आपका जो ऑप्शनल है, पब्लिक एड आपका ऑप्शनल है। तो हर ऑप्शनल का एक पर्सपेक्टिव होता है। पर्सपेक्टिव क्या है, पर्सपेक्टिव ये है कि वहां पर थिंकर्स होंगे आपके, और आपको ना चाहते हुए भी उन सारे थिंकर्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उन्हें स्टडी करना पड़ेगा, उनका बारीकी से एनालिसिस करना पड़ेगा। और फिर उसका परिणाम क्या होता है कि वो जो थिंकर्स वाला पोर्शन होता है, मोस्टली स्टूडेंट का, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ आपके ब्रिलियंट भी होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट का थिंकर्स वाला पोर्शन काफी वीक होता है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है, या फिर आपने 12th तक नहीं पढ़ा है। लेकिन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, सेलेक्टेड यहाँ पर थिंकर्स हैं, बहुत ज़्यादा थिंकर्स नहीं है, मुश्किल से 10-12 थिंकर्स हैं, 10-12 थिंकर्स के ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, और वो भी वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो 6 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो थिंकर्स नहीं है, ज़्यादा थ्योरीज नहीं है, आपका जर्नल लाइफ के रेलेवेंट है। तो इसी वजह से ज्योग्राफी आपके लिए और अदर सब्जेक्ट से एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। 5th नंबर का पॉइंट देखते हैं, टू ओवरलैप विद जर्नल स्टडीज। और जर्नल स्टडीज में आपका प्रीलिम्स से भी ओवरलैप करा, प्रीलिम्स से कैसे ओवरलैप करेगा, अभी आपको बता चुका हूं कितना बड़ा क्राइटेरिया कवर करता है प्रीलिम्स एग्जाम का, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। और मेंस से कैसे ओवरलैप करेगा, मेंस में कैसे ये सब्जेक्ट आपका एक बड़ा रोल प्ले करता है, वो भी हम अभी देखेंगे। चलिए मेंस, अगर हम मेंस की बात कर रहे हैं, मेंस एक ऐसा पड़ाव होता है लाइफ का, यूपीएससी का, जो आपकी पूरी जर्नी को डिसाइड करता है कि आपकी जर्नी कहाँ जाकर रुकेगी। हम सब सोचते हैं कि हम सभी को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लेनी है, कुछ लोगों की चॉइस होती है कि पुलिस सर्विस लेनी है, रेवेन्यू बहुत कम लोगों की चॉइस होती है, मोस्टली दो ही प्रीफ्रेंस लोगों की होती है, या तो पुलिस सर्विस मिले या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिले। लेकिन मेंस डिसाइड करता है कि आप किस पड़ाव पर जाकर रुक जाएंगे। बहुत अच्छी तैयारी है, पूरा बहुत अच्छा प्लान है आपका, लेकिन फाइनली क्या होता है कि आपने बाय मिस्टेक ऐसा ऑप्शन ले लिया कि जहां आपके अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में 15 या 20 नंबर कम आए, और वहीं पर आपकी रैंक डिसाइड हो जाती है, आपकी जर्नी डिसाइड हो जाती है कि भाई पुलिस सर्विस में जाना है। जबकि आपका थॉट प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को लेकर था या फॉरेन सर्विस को लेकर था, लेकिन आपको क्या मिल गया, पुलिस सर्विस। काम तो करेंगे आप, लेकिन थिंकिंग प्रोसेस जो होगा वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना शायद फॉरेनर्स फॉरेन सर्विस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो सकता था। ये आप ध्यान रखिए। चलिए, फर्स्ट पेपर जीएस का 250 का फर्स्ट पेपर है, काफ़ी लो स्कोरिंग पेपर होता है ये, और मोस्टली स्टूडेंट का अगर हम स्कोर की बात करें 100 के अबाउट होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, जो कि आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के जब ऑप्शनल को आप अच्छे से स्टडी करेंगे, उसके सिलेबस पर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो वहाँ से डायरेक्टली आपके 80 टू 90 मार्क्स, 80 टू 90 मार्क्स का आपका कहाँ पर हिट करेगा, आपके फर्स्ट पेपर में हिट करेगा। मतलब 250 में से आपका 80 टू 90 मार्क्स का हिट कर रहा है ऑप्शनल से, कितनी बड़ी बात है। तो ये बात तो ये हो गई आपने कि एक तीर से दो निशाने। अगर हम किसी और सब्जेक्ट की बात करें, शायद ही कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा, कोई ऐसा विषय होगा जहां पर डायरेक्टली इतना बड़ा हिट करता हो कोई सब्जेक्ट। तो एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं आपके। दूसरा, अगर हम बात करें जीएस 2, जीएस 2 में आईआर की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करें, तो इंटरनेशनल रिलेशन आपका तब स्ट्रांग होगा जब आपको इंटरनेशनली हर कंट्री की पोजीशन पता होगी।
आप पर एक क्वेश्चन आया आपका कि भाई इंडिया और ब्रिटेन के बीच जो ट्रेड रिलेशनशिप है, उस ट्रेड रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? अगर आप उसे मैप से ड्रॉ करके बताएंगे, आप सी रूट बताएंगे उसके, एयर रूट बताएंगे आप उसके, तो कितना ज़्यादा इफेक्टिव आपका आंसर हो सकता है। अगर क्वेश्चन आया आपका आईआर पर, सार्क को लेकर आ गया, बिम्स्टेक को आ गया, या पॉलिटिकल पॉलिसी ऑफ इंडियन ओशन, उस चीज़ को लेकर आ गया, और आपने मैपिंग से उस आंसर को राइट किया, आपने मैपिंग का यूज किया, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको स्कोर मिलने वाला है। और ये किससे पॉसिबल होगा? आपके ऑप्शनल से। जीएस थर्ड, अगर हम थर्ड की बात कर रहे हैं, तो थर्ड का जब सिलेबस आप देखते हैं, वो सब्जेक्ट आपका थर्ड, जीएस थर्ड में एक टॉपिक है आपका एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिकल, ये जो दो पोर्शन है आपके, ये दोनों पोर्शन आपके ऑप्शनल के मेन सब्जेक्ट से हिट करेंगे। और ऑप्शनल के मेन सब्जेक्ट से कैसे हिट करने वाले हैं, ये समझिएगा। एनवायरमेंट, जीएस ऑप्शनल का जब फर्स्ट पेपर आप कवर करेंगे, तो फर्स्ट पेपर में आप एनवायरमेंट को अच्छे से स्टडी करेंगे। दूसरा, फर्स्ट पेपर में ही आप इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और एनवायरमेंट, पर्यावरण, जब आप इन दोनों सब्जेक्ट को अपने ऑप्शनल में कवर कर चुके होंगे, तो कहीं ना कहीं अप्रॉक्स 120 टू 150 मार्क्स जीएस थर्ड में आपके हिट करने वाले हैं। ठीक है, केवल आपके ऑप्शनल से। अब देखिएगा आप, आपका ऑप्शनल कितना बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, पूरे गेम को चेंज कर देगा आपके। केवल ऑप्शन आपने तैयार किया और लगभग आपका 40 to 50% काम फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब यही ऑप्शन कैसे इंटरव्यू में आपके आपके स्कोर को बूस्टअप कर सकता है। इंटरव्यू यूपीएससी का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, और अगर हम बात करें इसकी, 275 मार्क्स। चलिए, जब हम यूपीएससी के इंटरव्यू में जाते हैं, तो वहाँ सबसे पहला क्वेश्चन मोस्टली हर एस्पायरेंट से या हर कैंडिडेट से ये होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताएं। और अपने बारे में बताएं, तो जब आप अपने बारे में बताते हैं, तो वहाँ आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, आप अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताते हैं। पृष्ठभूमि के बारे में बताते बताते आप बताते हैं अपनी लोकेशन के बारे में, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपका, वो आपके बैकग्राउंड को लेकर होगा, आपकी पृष्ठभूमि को लेकर होगा। और आपका जो पृष्ठभूमि है, आपकी जो लोकेशंस है, वो लोकेशन जो होगी आपकी, वो आप अपने ऑप्शनल के साथ बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। आपको पता है कि भाई आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का एटमोसफेयर कैसा है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है। ये तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, तो वो आप ऑलरेडी अपने ऑप्शनल के साथ कवर कर चुके हैं। तो अब देखिए, डायरेक्टली आपका ऑप्शनल जो ज्योग्राफी है, वो आपके इंटरव्यू को भी हिट कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे कैंडिडेट के कंपैरिजन में बढ़त हासिल करा देता है। तो ये सारे पॉइंट थे जो पॉइंट मैंने बताए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जब अपना ऑप्शनल चूज करेंगे, तो आप अपने माइंड में इस पूरी फिल्म को बनाकर रखेंगे कि आप अपना ऑप्शनल कैसे चुने, और फिर ज्योग्राफी को ही क्यों ऑप्शनल चुने। चलिए, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा देता हूँ।